Myself, Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College सीकर। स्टूडेंट्स, मेरा YouTube पे ये वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है और वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डर है कि इकोनॉमिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच करके कि अर्थशास्त्र में गणित आती है और वो उससे डर जाते हैं और डर करके ये विषय लेना ही नहीं चाहते हैं। मैं उन विद्यार्थियों के मन से और दिमाग से इस डर को निकालना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सरल तरीके से मैं अर्थशास्त्र के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगी अपने वीडियोस के माध्यम से। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप लोग इन वीडियोस को रेगुलरली देखते रहेंगे तो आपके मन से वो डर अपने आप धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। किसी भी चीज़ से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस विषय को समझने की आवश्यकता है। उस पर और कोई भी सब्जेक्ट हमारे दिमाग में, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें अच्छे से समझना है तो बहुत जरूरी है कि हम बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी विषय को समझ नहीं पाएंगे। लीजिए, आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं। और लॉ ऑफ डिमांड को मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने की बजाय बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। हम शुरुआत करते हैं आवश्यकता से। एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आवश्यकता, इच्छा और मांग, ये तीन शब्द हैं। जब मैं अपने विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि आवश्यकता, इच्छा और मांग, क्या ये तीनों एक ही हैं या इन तीनों में डिफरेंस है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि ये एक ही है। एक सामान्य विद्यार्थी यही जवाब देता है कि आवश्यकता ही इच्छा है और इच्छा ही मांग है। जबकि हमें ये समझ लेना है कि ये तीनों एक नहीं है, बल्कि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। कोई भी शब्द, इन शब्दों का, अलग अलग शब्दों का मीनिंग एक है या अलग है, इनमें डिफरेंस है, इसे जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि जिन तीन शब्दों को मैंने आपके सामने हिंदी में बोला है, आप उसके इंग्लिश वर्जन को उठा करके देखिए। यदि इन तीनों शब्दों के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो इसका मतलब ये तीनों एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आवश्यकता, आवश्यकता को हम अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसिटीज, इच्छा डिजायर और मांग डिमांड। तो ये तय हो जाता है कि ये तीनों एक नहीं है, बल्कि इन तीनों में अंतर है। अब इन तीनों में क्या अंतर है इसको मैं आपको समझाती हूँ। हम शुरुआत करते हैं आवश्यकता से। यूँ तो आवश्यकता इस शब्द से सभी परिचित हैं कि आवश्यकता एक जनरल लैंग्वेज में और जनरल लाइफ में यूज किया जाने वाला शब्द है और हम सब आवश्यकता को जानते हैं। लेकिन फिर भी आवश्यकता किसको कहते हैं? हमें अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों का उपभोग करना होता है, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। यही जरूरत हमारी आवश्यकता बन जाती है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, आवश्यकताओं का कहीं कोई अंत नहीं है। जब मनुष्य एक आवश्यकता की पूर्ति करता है, उससे पहले उसके दिमाग में दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। हम अपनी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उससे पहले तीसरी आवश्यकता हमारे दिमाग में पैदा हो जाती है या कहीं जन्म ले लेती है। तो इस तरह आवश्यकताएं अनंत हैं, परंतु उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास में जो साधन है वो सीमित है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र विषय में करते हैं। आवश्यकताएं अनंत है, साधन साध्य अनंत है, परंतु उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन यानी हमारी जो इनकम है वो सीमित है, वो लिमिटेड है। अब हम अपनी इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रत्येक उपभोक्ता का लक्ष्य होता है हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, अर्थात अपनी उपयोगिता को अधिकतम किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए उसके सामने समस्या आती है, चुनाव की समस्या, कि बहुत सारी आवश्यकताएं हमारे सामने हैं लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास में साधन सीमित है। तो हम पहले कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करें? इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने आवश्यकताओं का वर्गीकरण करके हमें इस समस्या से निकलने का एक मार्ग दिखाया या कहें कि प्रयास किया। तो अर्थशास्त्रियों ने आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण किया उसे इस प्रकार से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि आवश्यकताओं को तीन भागों में बांटा। सबसे पहले नंबर पर जिन आवश्यकताओं को लिया गया वे आवश्यकताएं हैं फंडामेंटल नेसेसिटीज, यानी मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं जिसमें मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान आ जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहले जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है वो आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति की जेब में पैसा बच जाता है तो सेकंड नंबर पर जो आवश्यकताएं आती हैं उनको नाम दिया गया कार्य कुशलता रक्षक आवश्यकताएं। ये वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने पर एक व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी में वृद्धि होती है, अर्थात उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसका हम एक अच्छा सा उदाहरण ट्रैक्टर से ले सकते हैं कि जैसे पहले किसान जो है वो हल और बैल की सहायता से
खेतों में काम करता था, उसे शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता था, समय भी ज्यादा लगता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर से खेती करने का काम शुरू किया गया है, तब से एक किसान के पास में शारीरिक श्रम की बचत होती है, समय की बचत हो जाती है, और इन दोनों को वो किसी दूसरे कार्य में लगा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। यानी खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का व्यवसाय भी किसान करके अपनी आमदनी को, अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रैक्टर की आवश्यकता जो है वह आवश्यकता, या ट्रैक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसका उपभोग करने से किसान की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो यदि हमारी जेब में पैसा बचता है तो सबसे पहला रुपया तो हम खर्च करेंगे फंडामेंटल नेसेसिटीज पर। उसे कंप्लीट करने के बाद यदि पैसा बचता है तो हम उस पैसे को खर्च करेंगे कार्यकुशलता रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति पर। इसके बाद भी यदि हमारे पास में पैसा बचता है तो थर्ड नंबर पर रखा गया है विलासिताओं को, लग्जरी गुड्स को। विलासिताएं वे आवश्यकताएं हैं या वे वस्तुएं हैं जिनकी पूर्ति करने से हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। जैसे आलीशान बंगला, कार, एसी, ये इस तरह की वस्तुएं हैं जिनका उपभोग करने से व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ये आवश्यकताओं का वर्गीकरण प्रारंभ में अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया गया था। लेकिन यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, वर्तमान दौर की बात करें, तो आज के इंसान ने इन आवश्यकताओं के वर्गीकरण को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। आज जो लग्जरी गुड्स हैं वो धीरे धीरे करके फंडामेंटल नेसेसिटीज का रूप लेने लग गई हैं। आज व्यक्ति के लिए आलीशान मकान बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में गाड़ी हो। एक समय था जब बेसिक फोन हर घर में नहीं पाया जाता था, बल्कि पूरे मोहल्ले में एक या दो घरों में बेसिक फोन लगे हुए होते थे। आज उस बेसिक फोन का स्थान मोबाइल ने ले लिया है, और मोबाइल आज हर एक व्यक्ति के जेब में एक ही नहीं, दो दो तीन तीन मोबाइल देखने को मिल जाएंगे। तो एक समय था जब मोबाइल विलासिता की वस्तु माना जाता था, लेकिन आज के संदर्भ में मोबाइल जो है वो एक फंडामेंटल नेसेसिटी बन गया है। इसलिए कह रही हूँ फंडामेंटल नेसेसिटी कि आप आजमा करके देख लीजिए, किसी दिन अगर आप मोबाइल घर पर भूल जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर तो आ गया परंतु आत्मा तो घर पर ही रह गई। इसका मतलब कि हम इतना एम्फेसाइज करते हैं इन चीजों को, मोबाइल को हम इतना महत्व देते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि वो हमारे लिए हरदम हमारे साथ रहना जरूरी है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि एक समय जब हम विलासिता की कैटेगरी में इन वस्तुओं को लेते थे, धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वस्तुओं की जो कैटेगरी है या कहें कि आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण है वो धीरे धीरे जो है चेंज होता शुरू हो गया। लेकिन बेसिकली आवश्यकताएं तीन प्रकार की हैं: मूलभूत आवश्यकताएं, कार्यकुशलता रक्षक आवश्यकताएं और विलासिताएं। अब हम आवश्यकता से निकल करके इच्छा पर आते हैं कि इच्छा किसे कहते हैं। जनरली इच्छा हम सब जानते हैं कि इच्छा क्या होती है, लेकिन यदि उसको डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इच्छा को किस प्रकार से परिभाषित करें। इच्छा आवश्यकता का ही एक दूसरा रूप है। इच्छा और प्रभावपूर्ण इच्छा ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कोई भी आवश्यकता यानी मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे इस वस्तु को लेने की इच्छा है, परंतु इच्छा से प्रभावपूर्ण इच्छा में उसे कन्वर्ट करने में तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। वो तीन बातें हैं: साधन, इच्छा, साधन और तत्परता। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे खरीदने के लिए उसके पास में साधन होना जरूरी है। दूसरा तत्परता। तत्परता का मतलब कि केवल साधन ही नहीं बल्कि उन साधनों को व्यय करने के लिए वो व्यक्ति तैयार भी होना चाहिए। और तीसरा तत्परता यानी उसको तैयार होना चाहिए। पहला इच्छा, दूसरा साधन और तीसरा तत्परता। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो कोई भी इच्छा सामान्य इच्छा से प्रभावपूर्ण इच्छा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मैं एक उदाहरण से आपको इसे प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, आपकी जेब में 20 रुपए हैं, एक साथ तीन आवश्यकताएं आपके दिमाग में चल रही हैं। पहली आवश्यकता, आपको एक नोटबुक खरीदने की इच्छा महसूस होती है कि मुझे एक नोटबुक चाहिए। दूसरी, आज मौसम बड़ा सुहावना है, बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा सा मौसम है, तो आपके दिमाग में आता है कि इन 20 रुपए से मैं कचौरी खरीद करके खाऊं। दूसरी आवश्यकता नहीं चलती है। तीसरी आवश्यकता कि मुझे तो 20 रुपए का मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज कराना है। एक साथ तीन आवश्यकताएं आपके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन आपकी पॉकेट में ओनली 20 रुपीज है। अब देखिए कि प्रभावपूर्ण इच्छा में मैंने आपको कहा कि तीन चीजों का एक साथ होना जरूरी है। पहला इच्छा, दूसरा साधन, तीसरा तत्परता। इच्छा, आपको तीनों की इच्छा है। आप नोटबुक भी खरीदना चाहते हैं, आप कचौरी भी खाना चाहते हैं, आप इंटरनेट का रिचार्ज भी करवाना चाहते हैं, लेकिन साधन सीमित है। आपके पास साधन उतने ही हैं जिनसे एक साथ एक आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस इच्छा को, किस आवश्यकता को प्रायोरिटी देते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट,
आपकी प्रायोरिटी होगी नोटबुक खरीदने को। यदि आप नोटबुक खरीदने के लिए उन 20 रुपए को खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो नोटबुक खरीदने की इच्छा आपकी जो है वो सामान्य इच्छा से प्रभावपूर्ण इच्छा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको नोटबुक खरीदने की इच्छा है, आपके पास नोटबुक खरीदने के लिए साधन है, यानी आपके पास में 20 रुपए हैं और तत्परता आप उसे उस वस्तु पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह आवश्यकता सामान्य इच्छा और सामान्य इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा का रूप ले लेती है। अब हम आते हैं मांग पर कि मांग किसे कहते हैं। ये जो प्रभावपूर्ण इच्छा है यही आगे चल करके मांग का रूप ले लेती है। मांग की परिभाषा हम एक इस उदाहरण से मांग को हम समझ सकते हैं कि जैसे आज दिनांक 22 मई 2020 को 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुझे 5 किलो दूध की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, इस उदाहरण में मैंने 4 चीजों को काम में लिया है। आज दिनांक यानी निश्चित समय को, दूध यानी निश्चित वस्तु, 40 रुपए किलो यानी निश्चित कीमत और 5 किलो यानी निश्चित मात्रा। जब एक साथ 4 चीजें निश्चित हो जाती हैं, निश्चित वस्तु, निश्चित समय, निश्चित कीमत और निश्चित मात्रा, जब ये चारों एक साथ आ जाती हैं तो किसी भी वस्तु की जो प्रभावपूर्ण इच्छा है वो मांग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से ये मांग बन जाती है, मांग कहलाती है। अब हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, मांग का नियम। हमारा जो मांग का नियम है अर्थशास्त्र में बहुत ही सिंपल और बहुत सरल है और इस मांग के नियम को समझने के बाद में आप ये अनुभव करेंगे कि इसे समझने के लिए अर्थशास्त्र विषय लेना, कॉलेज में पढ़ना या स्कूल में पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि एक आम व्यक्ति भी मांग के नियम को भली भांति जानता है। मांग का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको मांग फलन के बारे में बताती हूँ। मांग फलन जैसे कि dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सो मेनी वेरिएबल। dx मीन्स x वस्तु की मांग बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, लाइक px, py, y, w, f, t, etc. अर्थात dx इज ए फंक्शन ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स। x वस्तु की मांग बहुत सारे चरों पर निर्भर करती है। अब ये चर कौन कौन से हैं और किस प्रकार से x वस्तु की मांग को ये प्रभावित करते हैं। सबसे पहले dx इज ए फंक्शन ऑफ px, अर्थात x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। x वस्तु की मांग py से प्रभावित होती है। py क्या है? y वस्तु है। अब आप ये जानिए कि वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं। एक कैटेगरी वस्तुओं की है स्वतंत्र वस्तु, कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होती हैं, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं की कीमतें, एक वस्तु की कीमत दूसरे की मांग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, यदि मार्कर की कीमत में कोई परिवर्तन होता है तो इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर पंखे की डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिकॉज देयर आर नो लिंक बिटवीन मार्कर एंड फैन। पंखा और मार्कर दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं, इसलिए एक दूसरे की कीमत में परिवर्तन होने पर एक दूसरे की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी वस्तुओं की जो है वो स्थानापन्न वस्तुएं। यदि वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में ले सकते हैं। तो इस तरह यदि हम स्थानापन्न वस्तुओं की बात करते हैं, यदि ये y स्थानापन्न वस्तु है तो निश्चित रूप से x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर y वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी, या कहें कि y वस्तु की कीमत के बढ़ने पर x की मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह वस्तु की तीसरी कैटेगरी है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक के बिना दूसरी काम में ली ही नहीं जा सकती, जैसे ये मार्कर और व्हाइट बोर्ड। ये दोनों एक दूसरे की सहायता से ही काम में आ सकते हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई यूज नहीं है। अगर इस तरह की वस्तुएं हैं तो इनमें एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह आपने देखा कि x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, y वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, y यानी आय, ये हमारी आय के स्तर से प्रभावित होती है। जब आय ज्यादा होती है तो हमारे द्वारा मांग बढ़ा दी जाती है, जब आय कम होती है तो हमारे द्वारा मांग को घटा दिया जाता है। हमारे द्वारा मांगी जाने वाली x वस्तु W यानी वेल्थ, संपत्ति की मात्रा पर भी निर्भर करती है, यानी हमारे पास जो संपत्ति है वो भी हमारी x वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। F और फैशन,
फैशन का भी प्रभाव एक्स वस्तु की मांग पर पड़ता है, क्योंकि हम वस्तुओं की डिमांड फैशन के अनुरूप करते हैं और अगर हमें समय के साथ चलना है तो फैशन को भी फॉलो करना होगा। इसी तरह से टेस्ट का मतलब हमारी रुचियां भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है कि अगर